नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त मज़ेदार और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को मैथ में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूले, परिभाषा और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी दोस्तों, जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से को लिया है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया रहता है लाभ और हानि में हमारा दिया है क्रय मूल्य। तो दोस्तों, हम जानेंगे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और व्यक्ति को लाभ कब होता है और व्यक्ति को हानि कब होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य की परिभाषा हो जाएगा, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य की परिभाषा होता है कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। हमारा अगला है क्रय मूल्य को देखिए दोस्तों, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य की परिभाषा होता है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर हमारा अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे रामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचता है। श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचता है। तो इसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना है। तो देखिए दोस्तों, तो हम जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह मूल्य हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद रहा है, तो 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 100 रुपये श्यामू का क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 रुपये में वह वस्तु को बेच रहा है, तो 120 रुपये श्यामू का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और दोस्तों, 100 रुपये में जब खरीद कर 120 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ ही होगा। फिर हमारा अगला है टॉपिक लाभ है। तो देखिए दोस्तों, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो तो विक्रेता को लाभ होता है। फिर हमारा अगला है हानि। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से छोटा हो तो विक्रेता को हानि होता है। देखिए दोस्तों, जैसे श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में खरीद कर। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे है श्यामू एक साइकिल को 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है, और 120 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों, 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 120 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अब हमें लाभ निकालना है। तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेगा तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या फिर देखिए दोस्तों, जब 100 रुपये की वस्तु को हम 120 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। तो 20 रुपये हमारा लाभ हो जाएगा। यदि हानि निकालना है तो जैसे देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे राम एक पुस्तक को 220 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच रहा है। राम एक पुस्तक को 220 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच रहा है, तो उसे देखिए दोस्तों 20 रुपये की हानि होगा। रामू जब 220 रुपये में वस्तु को खरीदा और 200 रुपये में उसे बेचेगा तो 20 रुपये की हानि होगी ना। तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि
पता हो गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या होता है। तो दोस्तों एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और हमारा अगला है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की परिभाषा होता है कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है लाभ। लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखिए दोस्तों कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो तो विक्रेता को लाभ होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है हानि। हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से छोटा होगा। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से छोटा होगा तो विक्रेता को हानि होता है। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से छोटा होगा तो विक्रेता को हानि होगा। तो दोस्तों अब हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कराना बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला दिया है लाभ। लाभ हमें यदि क्वेश्चन में निकालना है तो लाभ को कैसे निकालेंगे, तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर हमारा अगला है हानि। तो हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, लाभ का फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य का मान मतलब हो जाएगा जिस रुपए में जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो हमें लाभ निकल के आ जाएगा। और हानि का फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर हमारा अगला फार्मूला तीसरा है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट या लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। दोस्तों लाभ परसेंट का फार्मूला हो जाएगा लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला है लाभ परसेंट। हानि का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो परसेंट हानि का फार्मूला होता है हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंट हानि का फार्मूला होता है दोस्तों हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंट हानि का हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला दिया है विक्रय मूल्य। जब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो और परसेंट लाभ दिया हो और क्रय मूल्य का मान दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना है तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस परसेंट लाभ बटे में 100 और गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस परसेंट लाभ बटे में 100 गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला फार्मूला है जब परसेंट हानि दिया हो और क्रय मूल्य भी दिया हो तब हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस परसेंट हानि बटे में 100 गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा तब 100 माइनस परसेंट हानि बटे में 100 और गुणे में क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला फार्मूला है क्रय मूल्य जब ज्ञात करना हो जब हमारा लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला है क्रय मूल्य ज्ञात करना है जब हमें परसेंट हानि और विक्रय मूल्य दिया हो। दोस्तों जब विक्रय मूल्य और परसेंट हानि दिया हो, जब विक्रय मूल्य और परसेंट हानि दिया हो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100 बटे में 100 माइनस परसेंट हानि गुणे में विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा 100 बटे में 100 माइनस परसेंट हानि गुणे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला है लाभ बराबर। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100 हो जाएगा।
लाभ ज्ञात करना हो, जब लाभ परसेंट और क्रय मूल्य का मान दिया हो और हमें लाभ ज्ञात करना हो। दोस्तों जब क्वेश्चन में परसेंट लाभ और क्रय मूल्य का मान दिया हो और लाभ ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं कि लाभ बराबर लाभ परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100। लाभ बराबर लाभ परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है हानि बराबर, तो हानि बराबर हो जाएगा हानि परसेंट गुणे में क्रय मूल्य बटे में 100 हो जाएगा। हानि बराबर हो जाएगा हानि परसेंट गुणे में क्रय मूल्य और बटे में 100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को लाभ और हानि चैप्टर के महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके महत्वपूर्ण फार्मूला यानी कि सूत्र को बता दिया है। तो दोस्तों आप सब लोग इन सूत्रों को ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप सभी लोग एक भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यह फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो दोस्तों अब मैं आगे आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रही हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, उदाहरण में दिया है पहला क्वेश्चन। सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा और 1,500 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च किए। यदि उसने उसे 8400 रुपये में बेचा हो तो उसका लाभ परसेंट अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा और 1,500 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च कर दिए। 1,500 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च कर दिए। यदि उसने उसे 8400 रुपये में बेचा हो तो उसका परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन को बताती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों सोनू का क्रय मूल्य दिया है। सोनू का क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 6,000 रुपये है। वह स्कूटर को 6,000 रुपये में खरीदता है और मरम्मत में 1,500 रुपये लगाता है। मरम्मत में 1,500 रुपये लगाता है और दोस्तों उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हम 8400 रुपये और सोनू उसे 8400 रुपये में बेच देता है। तो हमें परसेंट लाभ अथवा परसेंट हानि जो भी होगा उसी को ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सोनू जब स्कूटर को इतने में खरीदेगा और मरम्मत में इतना लगवा देगा तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे पहले क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 6,000 प्लस 1,500। 6,000 प्लस 1,500 बराबर हो जाएगा 7,500 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और हमारा विक्रय मूल्य 8400 रुपये दिया ही है। अब आप ही लोग देखिए दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को 7,500 में खरीदेगा और उसे 8400 रुपये में बेच देगा तो उसे लाभ होगा कि हानि। तो देखिए दोस्तों जब 7,500 में खरीद कर 8400 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ होगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा है। तो हमने आप सभी लोगों को अभी ही बताया था कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा होता है तो वस्तु पर लाभ होता है। तो वैसे यहाँ पर भी दिया है क्रय मूल्य का मान हमारा विक्रय मूल्य के मान से छोटा है तो हमें लाभ ही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लाभ निकाल लेंगे, पहले लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर होता है हमारा फार्मूला अभी को हमने बताया, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मान हमारा 8400 है, 8400 और माइनस में क्रय मूल्य का मान हमारा 7500 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8400 में से 7500 के घटाना है तो हमारा 900 निकल के आ जाएगा। तो हमारा लाभ बराबर आ गया, लाभ निकल के आ गया 900 रुपये। लाभ बराबर आ गया 900 रुपये।
अब हमें परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे लाभ हुआ है ना, तो परसेंट लाभ निकालेंगे। तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा, परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ हमारा दोस्तों 900 निकल के आ गया, और गुणे में 100 और क्रय मूल्य का मान हमारा 7500 रुपये है। क्रय मूल्य हमारा 7500 रुपये है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए दोस्तों, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो परसेंट लाभ हमारा निकल के आ गया, परसेंट लाभ बराबर आ गया 12%। परसेंट लाभ निकल के आ गया 12%। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हमें परसेंट लाभ निकालना था, तो परसेंट लाभ हमारा 12% निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था कि सोनू ने एक पुराना स्कूटर 6000 रुपये में खरीदा और उसे 1500 रुपये ठीक करवाने में खर्च किए। यदि उसने उसे 8400 रुपये में बेचा तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि क्रय मूल्य उसका हमारा 6 रुपये दिया था, और जबकि मरम्मत में 1500 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा 6000 रुपये नहीं है। उसने जो उस पर खर्च भी किए हैं उसको जोड़ देंगे। मरम्मत में जो खर्च रुपए किए हैं उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तब जाके हमारा पूरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 6000 प्लस 1500। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारा 7500 क्रय मूल्य का मान निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य का मान दिया था 8400 रुपये। अब देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को 7500 में खरीद कर 8400 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ होगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा है तो लाभ होगा। मैंने आप सभी लोगों को वीडियो के प्रारंभ में बता दिया कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा, और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से बड़ा होगा तो व्यक्ति को हमेशा ही लाभ होगा। और लाभ निकालने के लिए हमने फार्मूला भी आपको बताया, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य का मान 8400 दिया है और माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य का मान 7500। तो 8400 में से 7500 घटा देंगे तो लाभ बराबर हमारा 900 रुपये आ गया। अब दोस्तों, हमारा लाभ आया तो हम परसेंट लाभ ही निकालेंगे। तो परसेंट लाभ निकालेंगे तो परसेंट लाभ का फार्मूला हो जाएगा लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। अब दोस्तों, लाभ का मान हमारा 900 है, गुणे में 100 और क्रय मूल्य हमारा 7500 दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिया, और 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 3 त्रिका 9 और 3 गुणे 4 यानी कि 3 चौक 12। तो हमारा परसेंट लाभ निकल के आ गया 12%। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो हमारा परसेंट लाभ बराबर आ गया 12%। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम लोग आप सबको आगे क्वेश्चन को बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 648 रुपये में एक जींस बेचने पर 648 रुपये में एक जींस बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है। 648 रुपये में एक जींस बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है। उसे किस मूल्य पर वह जींस बेचनी चाहिए जिससे 12% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा SP1 दिया है और SP2 का मान पूछा है। यहाँ पे X1 और X2 का मान दिया है। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अब बनाया था लाभ और हानि पर, उसमें भी मैंने इस प्रकार के सवाल पर फार्मूला बताया था। तो दोस्तों, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि 648 रुपये में एक जींस बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है। उसे वह किस मूल्य पर जींस को बेचनी चाहिए जिससे 12% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा किस फार्मूले का यूज होगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था, जब किसी वस्तु को 2 बार बेची जाए और एक बार परसेंट लाभ एक बार परसेंट हानि हो तो फार्मूले का यूज करते हैं। तो होता है SP1 अपान SP2 इक्वल टू
100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2 होता है। दोस्तों मैंने कल आप सभी लोगों को इस फार्मूले को बताया था कि SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2। तो हमारा SP1 का मान दिया है, x1 का मान दिया है, x2 का मान दिया है और हमें SP2 का मान ज्ञात करना है। तो हमारा SP1 का मान दिया है 648 रुपये और SP2 हमें निकालना है। और दोस्तों x1 का मान हमें दिया है 4% की हानि हो रही है। जब हानि होगी तो उसे हम 100 में से घटा देंगे तो 100 हो जाएगा और माइनस में 4 और बटे में x2 का मान दिया है कि 25% का नहीं 12% का लाभ हो। हमारा x2 दिया है कि 12% का लाभ हो, तो लाभ होगा तो उसे हम 100 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 प्लस में 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 648 और बटे में SP2 इक्वल टू 100 में से 4 जाएगा 96 और बटे में 112 हो जाएगा, बटे में 112 हो जाएगा। अब दोस्तों हम 4 से इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 होगा और 4 छः 24 और देखिए दोस्तों 6 से भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। अब हमें SP2 का मान निकालना है तो SP2 इक्वल टू हो जाएगा, SP2 इक्वल टू हो जाएगा 7 इसके साथ गुणा कर देगा यानी कि 108 और गुणे में 7 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7। तो हमें SP2 का मान निकल के आ गया 656। तो हमारा आंसर बराबर SP2 का मान आ गया 756 रुपये। SP2 का मान निकल के आ गया 756 रुपये। तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें भी SP2 का मान निकल के आ गया 756 रुपये और मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया उसमें भी SP2 का मान 756 रुपये आया है। तो देखिए दोस्तों जब क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हो कि किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए और एक बार लाभ एक बार हानि हो या फिर दोनों बार लाभ या फिर दोनों बार हानि हो तो हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो हमें SP1 का मान क्वेश्चन में दिया है 648 रुपये और SP2 का मान हमें निकालना है। x1 का मान हमें 4% की हानि हो रही है। तो देखिए दोस्तों जब हानि होगा तो उसे हम 100 में से घटा देंगे और जब लाभ होगा तो उसे हम 100 में ऐड कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में 4% की हानि हो रही है तो 100 माइनस 4 लिख देंगे और 12% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा 648 बटे SP2 इक्वल टू 96 बटे 112 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। फिर काटेंगे 4 से तो 4 छः 24 हो जाएगा और 4 सत्ते 28। देखिए दोस्तों 648 को 6 से काट देंगे तो 108 आ जाएगा। अब SP2 का हमें मान निकालना है तो SP2 इक्वल टू हो जाएगा 108 गुणे में 7। अब 108 में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा SP2 का मान निकल के आ जाएगा 756 रुपये। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें SP2 का मान निकालना था तो हमारा SP2 का मान निकल के आ गया 756 रुपये। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया है। पुनीता ने एक पुराना रंगीन टेलीविज़न 4000 रुपये में खरीदा। पुनीता ने एक पुराना रंगीन टेलीविज़न 4000 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में उसे ठीक करवाने में खर्च किए और 800 रुपये उसे ठीक करवाने में खर्च किए। यदि वह टेलीविज़न उसने 5000 रुपये में बेचा तो पुनीता को लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। तो पुनीता का परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों पुनीता ने एक रंगीन टेलीविज़न 4000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत करवाने पर उसने 800 रुपये खर्च किए। यदि वह टेलीविज़न उसे 5000 रुपये में बेचा तो पुनीता का लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जैसे मैंने आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पुनीता टेलीविज़न को 4000 रुपये में खरीदी तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य जो दिया है और जितने रुपए में मरम्मत करवा रही सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा
अब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4000 प्लस में 800। देखिए दोस्तों 4000 रुपये में खरीदा और 800 मरम्मत करवा दिया, तो हमारा सारा मिला के हो जाएगा क्रय मूल्य 4800 रुपये। क्रय मूल्य 4800 रुपये हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य दिया है कि वह सुनीता ने उसको 5000 रुपये में बेच दिया। हमारा विक्रय मूल्य 5000 रुपये दिया है। अब आप दोस्तों आप ही लोग देखिए कि किसी भी वस्तु को 4800 रुपये में खरीद कर 5000 रुपये में बेचा जाएगा तो उस पर लाभ होगा ना। तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा, लाभ हमारा 200 रुपये का होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मान हमारा 5000 रुपये दिया है, क्रय मूल्य हमारा 4800 है, तो घटा देंगे तो हमारा 200 रुपये, 200 रुपये हमारा लाभ निकल के आ गया। लाभ बराबर हमें 200 रुपये निकल के आ गया। अब हमें परसेंट लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 200 है और गुणे में 100 और क्रय मूल्य का मान हमारा 4800 रुपये है। क्रय मूल्य 4800 रुपये है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 4 25 संयम 6, 100 और 4 छक 24, यानी कि 25/6 आ गया हमारा। 25/6% हमारा लाभ परसेंट का मान निकल के आ गया। हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना है दोस्तों, आप दशमलव में इसको कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 छक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 1 कम 6, यानी कि 4.1% आ जाएगा। हमारा परसेंट लाभ निकल के आ गया 4.1%। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाएगी और उस पर उसको मरम्मत करवाने में भी पैसा खर्च किया जाता है, तो हमारा क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य हमारा जिस पर खरीदी गई वो भी और जितना रुपए उसकी मरम्मत करने पे लगाया गया तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य हमारा 5000 रुपये दिया है। अब हम लाभ निकाल लेंगे तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 5000 माइनस 4800 कर देंगे तो लाभ बराबर हमारा 200 रुपये आ गया। अब दोस्तों जब परसेंट लाभ निकालेंगे तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, और लाभ का मान हमारा 200 आ गया और गुणे में 100 और क्रय मूल्य का मान हमारा 4800 दिया है। अब इसको काटने के बाद हमारा लाभ परसेंट आ गया 4.1% हमारा लाभ परसेंट निकल के आ गया। तो दोस्तों अब हम आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 6वां एकदम 5वें की तरह दिया है। आरती ने एक पुराना मोबाइल सेट 2500 में खरीदा तथा उसकी बैटरी बदलवाने में 450 रुपये खर्च किए। यदि उसने अपनी एक सहेली को उसे 4000 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग 6वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब लोग 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में अपना उत्तर दीजिए और मैं भी आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ कि आरती ने एक पुराना मोबाइल सेट 2500 में खरीदा तथा उसकी बैटरी बदलवाने में 450 रुपये खर्च किए। यदि उसने अपने हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी दोस्तों, और शॉर्ट ट्रिक से मैं आप सभी लोगों को सवाल भी सॉल्व करना बताऊंगी। तो शॉर्ट ट्रिक में देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला है, यदि किसी वस्तु को x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचने पर a रुपये अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा है, यदि किसी वस्तु को x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचने पर a रुपये अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है a/y + x इंटू में 100 हो जाएगा, a/y + x इंटू में 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला शॉर्ट ट्रिक, यदि किसी वस्तु को x% की हानि की अपेक्षा y%
लाभ पर बेचने पर ए रुपये अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है ए अपान वाई प्लस एक्स इंटू में 100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कि क्रय मूल्य बराबर तो फार्मूला होता है ए अपान वाई प्लस एक्स इंटू में 100। और ए की जगह पे जितना रुपए अधिक मिलता है उसको रखेंगे। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा 50 रुपये अधिक मिलता है तो ए की जगह पे हो जाएगा 50 और बटे में वाई प्लस एक्स यानी कि 10 + 5 और गुणे में 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 100 और बटे में 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 × 15 और 5 दूनी 10 यानी कि गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000/3। अब इसको जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 33.33 333.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकल के आ गया 333.33 रुपये। देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से हमने कितनी आसानी तरीके से और कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया। तो अब हम आगे दूसरे शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे दूसरा शॉर्ट ट्रिक दिया है, यदि कोई धन जिसका मीति खाता यश है और तत्काल धनवाही हो तो महाजनी लाभ। देखिए दोस्तों यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारा अगला है यहाँ पे तीसरा दिया है, यदि x रुपये की वस्तु को y% के लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है। यदि x रुपये की वस्तु को y% के लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है x × 100 ± y/100। देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा x × 100 ± y/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण में एक क्वेश्चन दिया है, 400 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। दोस्तों यहाँ पे दिया है 450 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों हम लोग दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे दिया है कितने में बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x ± x इंटू में है x इंटू में 100 ± y/100 हो जाएगा। x इंटू में 100 ± y/100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमें 450 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है। तो x की जगह पे हो जाएगा 450 और गुणे में 100 + 10 और बटे में 100 हो जाएगा। फिर 80 जब निकालेंगे तो हो जाएगा 450 गुणे में 110 और बटे में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 495 रुपये हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया 495। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हमने 10% के लाभ को निकालने के लिए कितने में बेचा जाएगा तो उसको इसी फार्मूले का यूज किया। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा दिया है x इंटू में 100 ± y/100 हो जाएगा। तो हमने देखी दोस्तों कितनी आसानी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। तो हमारा दूसरे शॉर्ट ट्रिक से निकल के आ गया 495 रुपये। फिर हमारा अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों फार्मूला दिया है परसेंट लाभ और परसेंट हानि का। तो दोस्तों परसेंट लाभ और परसेंट हानि का फार्मूला लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ × 100 बटे में क्रय मूल्य।
परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, और परसेंट हानि का फार्मूला होता है हानि गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, और लाभ निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा, और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा। और परसेंट हानि निकालने के लिए हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, और परसेंट लाभ निकालने के लिए लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेचता है तो उसका हानि परसेंट बताइए। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा है, हमारा क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य 80 रुपये दिया है, विक्रय मूल्य 80 रुपये दिया है, और हमें परसेंट हानि ज्ञात करना है, परसेंट हानि निकालना है। देखिए दोस्तों, यदि एक व्यक्ति है जो 100 रुपये की वस्तु को खरीद कर 80 रुपये में बेचता है तो परसेंट हानि ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति हो वह किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर और 80 रुपये में बेचेगा तो उसको हानि ही होगा, और यदि 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों पहले हानि निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान हमारा 100 दिया है और विक्रय मूल्य का मान 80 है, तो 100 में से 80 घटा देंगे तो हमारा 20 रुपये हानि निकल के आ गया। अब हमें परसेंट हानि ज्ञात करना है, तो परसेंट लॉस या परसेंट हानि इक्वल टू हो जाएगा हानि गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। परसेंट हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, हानि हमारा 20 रुपये निकल के आ गया, गुणे में 100 हो जाएगा, और क्रय मूल्य का मान हमारा 100 रुपये दिया है, तो 100 से 100 कट जाएगा, हानि निकल के आ गया 20%, हमारा हानि निकल के आ गया। तो दोस्तों परसेंट हानि हमें निकालना था, तो परसेंट हानि निकल के आ गया 20%। आंसर हमारा परसेंट हानि बराबर आ गया, परसेंट हानि बराबर निकल के आ गया 20%। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला ट्रिक दिया है, यदि किसी वस्तु को SP1 एवं SP2 पर बेचने से X% का लाभ या हानि एवं X2% का लाभ या हानि हो तो SP1 अपान SP2 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2। देखिए दोस्तों, हमारा अगला है, यदि किसी वस्तु को SP1 एवं SP2 पर बेचने से X% का लाभ या हानि एवं X2% का लाभ या हानि हो तब उसका फार्मूला होता है SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारा SP1 का मान दिया है, और ये हमारा X1 का मान दिया है, ये X2 का मान दिया है, और SP2 का मान हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा SP1 का मान हमारा है 180 रुपये, SP1 180 है, X1 बराबर 25% की हानि है, 25% हानि है, और X2 25% का लाभ है। X2 हमारा 25% लाभ है और SP2 हमें ज्ञात करता है। तो दोस्तों फार्मूला हो जाएगा SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2। देखिए दोस्तों, जब लाभ होगा तो हम प्लस X1 लिखेंगे, और जब हानि होगा तो माइनस X1 लिखेंगे। तो अब हम सबका मान रख देंगे यहाँ पे। तो SP1 का मान हमारा 180 दिया है, तो हो जाएगा 180 अपान SP2 का मान निकालना है
इक्वल टू हो जाएगा 100। और देखिए दोस्तों x1 का मान हानि हमें ज्ञात करना है तो 100 माइनस 25 हो जाएगा। और x2 हमें 25% का लाभ हो रहा है तो हो जाएगा 100 प्लस 25 हो जाएगा। जब लाभ होगा तो दोस्तों उसको 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। अब हो जाएगा 180 बटे SP2 इक्वल टू 75 बटे 125 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 छक 18। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो SP2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 60 गुणे 4 यानी कि 240 रुपये। तो हमारा SP2 निकल के आ गया 240 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमें चौथे क्वेश्चन में हमें निकालना था कि एक देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया कि यहाँ 25 पच्चे 125 होगा, हम भूल के 25 चौके 100 काट दें। 25 पच्चे 125 और 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। 60 पच्चे 300 हो जाएगा। तो SP2 का मान हमारा 300 रुपये निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया था मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को कितनी मूल्य पर बेचना पड़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमने सभी का मान लिख लिया और हमें निकालना है तो फार्मूले से हम यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला दिया था SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 अपान 100 प्लस माइनस x2। SP1 का मान हमारा 180 दिया है और SP2 का मान हमें निकालना है और x1 हमारा 25% की हानि दिया है तो 100 में से उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 25। और x2 का मान 25% लाभ है तो 100 प्लस 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा आगे 180 बटे SP2 इक्वल टू 75 बटे 125। अब हम 25 से काट देंगे तो 25 या 75 और 25 पच्चे 125। SP2 का मान निकालना है तो 60 गुणे 5 हो जाएगा। तो 60 गुणे 5 करेंगे तो 300 हमारा SP2 का मान निकल के आ गया। तो हमारा आंसर बराबर हो गया SP2 का मान 300 रुपये। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है, फिर हमारा अगला दिया है यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% का लाभ या हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य का फार्मूला दिया है x गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस y। x गुणे में 100 बटे 100 प्लस माइनस y। देखिए दोस्तों दिया यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% का लाभ या हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे में x गुणे में 100 बटे में 100 प्लस माइनस y। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 600 रुपये में तो हमारा एसपी दिया है 600 रुपये। एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा और हमें लाभ हमारा 20% का हो रहा है और हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसका ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा x गुणे में 100 बटे में 100 प्लस माइनस y, या फिर इसको लिख सकते हैं एसपी गुणे में 100 बटे में 100 प्लस परसेंट p। तो जब आगे सॉल्व करें तो दोस्तों हमारा हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा 600 गुणे में 100 बटे में 100 प्लस 20 हो जाएगा 600 गुणे में 100 बटे में 120 हो जाएगा। अब हमको काटना है तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 जीरो और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा सीपी निकल के आ गया 500 रुपये। सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर हमारा 500 रुपये आ गया। तो दोस्तों इसको भी हमने बहुत ही आसानी ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर लिया। फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। हमारा अगला है यदि किसी वस्तु को
ए रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे बी रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का n गुना है तो क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य का फार्मूला है n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस ए। देखिए दोस्तों हमारा ट्रिक है, यदि किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे बी रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का n गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य का फार्मूला दिया है n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी दिया है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपये पर उठाई गई हानि का 5 गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपये पर उठाई गई हानि का n गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1। और हमारा यहाँ पे b का मान हमारा दिया है 50 रुपये और a का मान है 200 रुपये और n का मान 5 गुना है और b का मान हमारा 50 रुपये है और a का मान 200 हो जाएगा। अब बटे में 5 प्लस 1 हो जाएगा, दोस्तों हो जाएगा 250 प्लस 200 अपान 6 हो जाएगा, यानी कि 450 बटे में 6। इसी को काटना है तो 6 सते 42 और 6 पंचे 30। तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 75 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 75 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों हमने छांटे क्वेश्चन को भी आसानी ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर लिया तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 75 रुपये। दोस्तों आप सब लोग सभी फार्मूले को और सभी ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा 2025 में SSGD का पेपर होने वाला है और NTPC और सभी कंपटीशन की परीक्षा में जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप शॉर्ट ट्रिक जाने रहेंगे तभी कम समय में अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया था हमारा, यदि किसी वस्तु को ए रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे बी रुपये में बेचने पर उठाई गई हानि का n गुना है तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1 होता है। n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1 हो जाएगा इसका फार्मूला। दोस्तों अब हम लोग आगे की ट्रिक को देखते हैं। तो हमारा अगला ट्रिक है, कोई वस्तु x% लाभ पर बिकती है, यदि ए रुपये में अधिक बिकती है तो y% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे फार्मूला दिया है a अपान वाई माइनस x गुणे में 100 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी दिया है। दोस्तों अभी इसी फार्मूले से हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसमें, लेकिन देखिए दोस्तों जब दोनों जगह पे लाभ होगा तो घटा देंगे या फिर दोनों जगह हानि होगा तब भी घटा देंगे, लेकिन जब एक जगह लाभ और एक जगह हानि होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों जगह पे लाभ दिया है तो हम घटा देंगे, लेकिन फार्मूले उसी का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है, इस वस्तु को अगर 25 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमारा दिया है क्वेश्चन में, कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है, इस वस्तु को अगर 50 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हो जाएगा, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा a अपान वाई माइनस x गुणे में 100 हो जाएगा। और a का मान हमारा 50 रुपये है, 50 बटे हो जाएगा 11 माइनस 5 और गुणे में 100 हो जाएगा। अब हो जाएगा 50 गुणे में 100 बटे में, यहाँ पे 6 दिया है इसका मान, यहाँ पे 11 माइनस 6 है, 6 में से 5 आ जाएगा, 5 कम 5 अब 15 50, यानी कि हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 1000 रुपये। तो दोस्तों CP का मान निकल के आ गया 1000 रुपये, यही हमारा आंसर हो गया।
क्रय मूल्य बराबर निकल के आ गया 1000 रुपये। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, जब दोनों जगह पे लाभ होगा तो हम उसको घटा देंगे, या फिर दोनों जगह हानि होगा तब भी घटा देंगे, लेकिन जब एक जगह लाभ और एक जगह हानि होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला देखिए ट्रिक दिया है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाता है तो परसेंट हानि बराबर होता है x/100 का होल स्क्वायर परसेंट में, या फिर x² 100% हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया है ट्रिक, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि उनमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाता है तो परसेंट हानि का फार्मूला होता है x² 100%। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि दो समान वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और जिनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करो। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, जिसमें से एक को 20% की लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो प्राप्त परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों परसेंट हानि का फार्मूला दिया है, परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करना है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हमारा 8वां दिया है परसेंट हानि। तो दोस्तों आप परसेंट हानि जब देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और उनमें से एक वस्तु को x% के लाभ और दूसरे वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा ही परसेंट हानि होता है। और परसेंट हानि का हमारा फार्मूला होता है, परसेंट हानि का फार्मूला होता है x² 100%। x² 100%। तो x का मान हमारा 20% दिया है तो 20 का स्क्वायर बटे में 100% हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 400 बटे में 100%, 100 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि परसेंट हानि बराबर हमें 4% निकल के आ गया। तो परसेंट हानि हमारा 4% निकल के आ गया, यही आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और एक वस्तु को x% लाभ और दूसरे वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा ही परसेंट हानि होता है और परसेंट हानि का फार्मूला होता है x² बटे 100%। तो जितने परसेंट का लाभ या हानि होगा एक चीज़ यहाँ पर उसको रख के हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमारा अगला दिया है, यदि एक x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो परसेंट लाभ का फार्मूला होगा दोस्तों। तो परसेंट लाभ का फार्मूला है y/x - y गुणे में 100 हो जाएगा। परसेंट लाभ का फार्मूला हो जाएगा y/x - y गुणे में 100। या फिर देखिए दोस्तों, जब दिया रहता है कि यहाँ पे दिया है, यदि x वस्तु को y में बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा y/x - y गुणे में 100 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो हमारा है 10 वस्तु को बेचने पर, यानी कि एसपी हमारा 10 रुपये है और हमें लाभ हमें 8 रुपये का हो रहा है। तो परसेंट लाभ बराबर होता है, परसेंट लाभ बराबर P गुणे में 100 और बटे में SP माइनस P। तो परसेंट P हमारा 8 गुणे 100 हो जाएगा और 10 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 गुणे में 100 और बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 4 सौइया में 400 रुपये हमारा निकल के आ गया। तो परसेंट लाभ बराबर 400% हो जाएगा। परसेंट लाभ हमारा 400% निकल के आ गया। तो परसेंट लाभ बराबर देखिए दोस्तों 400% हमारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
परसेंट लाभ बराबर 400%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला देखिए दिया हम अगला शॉर्ट ट्रिक है, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है ए माइनस बी गुणे में 100/बी हो जाएगा। यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है ए माइनस बी गुणे में 100/बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो परसेंट लाभ हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो वहाँ पे हम क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट लाभ ज्ञात। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों को मैथ में एसएससी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। जो देखिए दोस्तों हमारा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य चैप्टर और डिस्काउंट चैप्टर से लिया गया है। तो हमारा चैप्टर डिस्काउंट है, तो हमने एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है तो उस पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं आप सभी लोगों को आज डिस्काउंट चैप्टर के सभी फार्मूले को लिखवा देती हूँ, उसके बाद आप सभी लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए दोस्तों हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों हमारा छूट बराबर होता है, छूट बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। हमारा पहला फार्मूला है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमारा दूसरा है परसेंट छूट बराबर छूट गुणे 100 और बटे में मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। छूट गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य हो जाएगा। हमारा तीसरा फार्मूला है, जब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हो तो अंकित मूल्य बराबर होता है दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस परसेंट छूट, 100 माइनस परसेंट छूट। फिर हमारा चौथा होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस परसेंट छूट, 100 माइनस परसेंट छूट और बटे में 100 हो जाएगा। दोस्तों हमारे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस परसेंट छूट बटे 100। यहाँ से हमने पश्चांतर किया है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों हमारा इतना फार्मूला डिस्काउंट चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने फार्मूले से हम डिस्काउंट चैप्टर के सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला फार्मूला छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों एक फार्मूला और होता है, जब हमारा अंकित मूल्य छूट और लाभ और विक्रय मूल्य दिया होता है तो होता है
अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस या माइनस परसेंट लाभ या हानि। पी का मतलब परसेंट लाभ और एल का मतलब परसेंट लॉस हो जाएगा, और बटे में 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इतने ही फार्मूले से हम डिस्काउंट चैप्टर के सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला फार्मूला है छूट इक्वल टू होगा, छूट यानी कि डिस्काउंट इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जब परसेंट छूट निकालना हो तो परसेंट छूट का फार्मूला हो जाएगा छूट गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य, छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। फिर हमारा तीसरा है अंकित मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस परसेंट छूट। अंकित मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस परसेंट छूट। फिर हमारा अगला चौथा फार्मूला है विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस परसेंट छूट और बटे में 100 हो जाएगा। दोस्तों विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस परसेंट छूट और बटे में 100 हो जाएगा। फिर हमारा अगला पांचवा है, जब हमारा देखिए दोस्तों अंकित मूल्य और क्रय मूल्य देकर और डिस्काउंट भी देकर परसेंट लाभ या परसेंट हानि पूछे तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फार्मूले से किसी 3 का मान दे के हमारा 1 का मान पूछा जाता है। तो इस फार्मूले से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा फार्मूला है अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस परसेंट लाभ या हानि बटे में 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, बटे में 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा इतना फार्मूला हो गया। अब हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे दिया है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को ज्ञात करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हमारा अंकित मूल्य दिया है यानी कि मार्केट प्राइस एमपी हमारा 150 रुपये दिया है, मार्केट प्राइस 150 रुपये है और परसेंट डिस्काउंट बराबर 20% दिया है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी एसपी ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए हमने आप सभी लोगों को बताया विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस परसेंट छूट और बटे में 100। तो हम इस क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा एसपी इक्वल टू अंकित मूल्य एमपी गुणे 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट और बटे में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा एमपी 150 दिया है और गुणे में 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 हो जाएगा और बटे में 100। अब देखिए दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब 15 गुणे 8 बचेगा। तो एसपी इक्वल टू 15 गुणे 8 और 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120। तो दोस्तों हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 120 रुपये निकल के आ गया, विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है तो उस पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमने कितनी आसानी तरीके से फार्मूले से विक्रय मूल्य को निकाल लिया 120 रुपये, तो इसका राइट आंसर 120 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग भी इस फार्मूले का यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देख लीजिए और जो लोग अब की बार एसएससी जीडी 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो वे लोग उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा दिया है एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 30% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई थी, तदनुसार उसकी बिक्री मूल्य कितना था। दोस्तों हमारा दूसरा है एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये है था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक
छूट दी गई थी तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था। तो दोस्तों हम इस सवाल को भी पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह लगाएंगे, तो उसी फार्मूले का भी इसमें भी यूज होगा। तो दोस्तों हमारा एमपी यानी कि अंकित मूल्य दिया है 1500 रुपये और हमारा परसेंट डिस्काउंट 3 दिया है, तो 20%, 10% और 10% की 3 डिस्काउंट दिया है और हमको फिर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य इक्वल टू एमपी यानी कि 1500 और गुणे में 100 माइनस डिस्काउंट को सभी घटा देंगे, तो 100 में से 20, 100 माइनस 20 गुणे 100 माइनस 10 गुणे 100 माइनस 10 हो जाएगा और बटे में 100 हमारा होता ही है फार्मूले से। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1500 और गुणे 100 में से 20 जाएगा 80 गुणे 100 में से 10 जाएगा 90 गुणे में और 90 और बटे में दोस्तों 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 15 8 120, 120 डबल जीरो गुणे 9 9 81, 8100। अब दोस्तों इसका हम गुणा कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 बार 100 का गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे 3 बार 3 क्रमिक छूट दिया है, तो यहाँ पे अभी हमारा 10,000 बचा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने के बाद आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों जब गुणा कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 9,720 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया 9,720 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन आपको विक्रय अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को ज्ञात करना बता दिया है, तो आप सब लोग आगे की सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम दूसरे टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा टाइप दिया है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। हमारा दूसरा टाइप दिया है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। पहले हमने आप सभी लोगों को अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को ज्ञात करना बताया, अब हम आप सभी लोगों को अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को ज्ञात करना बताएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अगला हमारा जो हम अंकित मूल्य की सहायता से क्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे। तो हमारा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस हमारा दिया है, मार्केट प्राइस 500 रुपये दिया है और हमारा परसेंट डिस्काउंट हमारा दिया है 10%। परसेंट डिस्काउंट 10% है और परसेंट प्रॉफिट लाभ परसेंट हमारा 20% दिया है और हमें सीपी निकालना है यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम इस वाले सॉल्व में हम 5वें वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जब अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, परसेंट लाभ दिया हो या डिस्काउंट पूछे या क्रय मूल्य पूछे तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा इसमें दिया है, तो दोस्तों हमारा फार्मूला है अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस परसेंट लाभ या परसेंट हानि बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो दोस्तों हम इसमें इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हो जाएगा एमपी अपान सीपी, एमपी अपान सीपी इक्वल टू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा एमपी का मान हमारा 500 रुपये दिया है, तो 500 और सीपी हमें ज्ञात करना है बटे में सीपी इक्वल टू 100 प्लस और परसेंट डिस्काउंट का मान हमारा 20% दिया है। और दोस्तों हमारा परसेंट डिस्काउंट का मतलब 20%, तो प्लस में 20 हो जाएगा और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट का मान हमारा 10%, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सीपी का मान निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा 500 बटे में सीपी इक्वल टू, अब 100 में 20 जोड़ेंगे 120 और बटे में 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 आ जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब दो से काटेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जीरो। और 2 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि हमारा CP इक्वल टू निकल के आ गया 125 गुणे 3। 125 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। और 3 1 कम 3, यानी कि हमारा CP निकल के आ गया 375 रुपये। तो हमारा दोस्तों CP निकल के आ गया 375 रुपये। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CP इक्वल टू 375 रुपये। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा 375 रुपये दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब लोग को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि हमने किस फार्मूले से और किस तरह इसका यूज करके सॉल्व किया है। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार आप लोग को फिर से क्वेश्चन बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस % लाभ या हानि बटे 100 माइनस % डिस्काउंट। तो दोस्तों हमारा अंकित मूल्य यानी कि MP का मान 500 रुपये दिया है और CP हमें ज्ञात करना है और इक्वल टू हो जाएगा, पर प्रॉफिट का मान 20 है तो 100 प्लस 20 और बटे में 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 बटे CP इक्वल टू 120 बटे 90 आ गया। तो हमने सॉल्व करके CP का मान निकाला तो हमारा आंसर 375 रुपये आ गया। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि 375 रुपये। दोस्तों हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं और आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट के पास कंपटीशन की किताब है, आप सब लोग कंपटीशन की किताब से डिस्काउंट चैप्टर के सभी सॉल्व को इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 15वां क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे और सभी क्वेश्चन भी उसी फार्मूले से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम 15वां क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करवा देते हैं। तो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ कमाता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ कमाता है। 10% छूट देकर 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन को आप सब लोग को यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा परसेंट छूट परसेंट डिस्काउंट का मान हमारा 10% है। परसेंट डिस्काउंट 10% है और परसेंट प्रॉफिट 25% दिया है। परसेंट प्रॉफिट हमारा 25% दिया है और मार्केट प्राइस 50 रुपये है। MP का मान 50 रुपये है और हमें CP का मान यानी कि कॉस्ट प्राइस का मान हमें ज्ञात करना है। CP बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा MP अपान CP इक्वल टू 100 प्लस % P बटे में 100 माइनस D यानी कि डिस्काउंट। दोस्तों अब हो जाएगा MP का मान 50 बटे में CP इक्वल टू 100 में 100 प्लस 25 हो जाएगा और बटे में 100 माइनस 10 हो जाएगा। दोस्तों अब आगे हो जाएगा 50 बटे CP इक्वल टू 125 बटे 90 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 25 बच्चे 125 और 25 दूनी 50 हो जाता है और 5 से 90 को काटेंगे तो 5 अट्ठाईम 90 होता है और CP बराबर निकल के आ गया 18 गुणे 2 यानी कि 36 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया। दोस्तों हमारा क्रय मूल्य का मान 36 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा 36 रुपये आया है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग कंपटीशन की किताब से
डिस्काउंट चैप्टर के हर क्वेश्चन को हमने जो 5 फार्मूला आप सब लोग को आज बताया है उस पर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सब लोग को ज़रूर आएगा। और दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को क्वेश्चन ना समझ में आए वे लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भी भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करा के आप सब लोग को भेज देंगे। तो दोस्तों, आगे हम अगले टाइप को देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। हमारा अगला टॉपिक है समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। तो हम समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न आप सभी लोगों को सॉल्व करना बताएंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एलकेस ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा की, तो कुल मिलाकर प्रभावी छूट है। देखिए दोस्तों, हमारा दिया है एलकेस ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा की है, कुल मिलाकर प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, समतुल्य बट्टा पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, एकल छूट बराबर हो जाएगा एकल छूट या प्रभावी छूट। एकल छूट या प्रभावी छूट यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 30 है ना, तो 100 माइनस 70 बटे में 100 गुणे 100 माइनस 30 बटे में 100 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 30 रहेगा, 70 नहीं रहेगा, तो हो जाएगा 100 माइनस 70, 30 में से 100 में से 30 जाएगा तो 70 बटे 100 और गुणे 70 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 माइनस 749 और बटे में 100.49। अब दोस्तों, हम 100 में से 0.49 को घटा देंगे तो हो जाएगा 99.51%। तो हमारा एकल छूट 99.51 निकल के आ गया। दोस्तों, अब हम आगे अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हमारा 71वां क्वेश्चन दिया है, 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर है। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर है। तो दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, हमें एकल छूट निकालना है तो एकल छूट इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 10%, 20% और 40% दिया है, तो हो जाएगा दोस्तों, जितना जितना परसेंट रह रहा है उसको 100 में से घटा देंगे तो 100 माइनस 10 बटे में 100 गुणे में 100 माइनस 20 और बटे में 100 हो जाएगा, गुणे में 100 माइनस 40 और बटे में 100 हो जाएगा। अब दोस्तों, हो जाएगा 100 माइनस 90 बटे में 100 गुणे में 80 बटे 100 गुणे में 60 बटे 100 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, हमारा बचेगा 100 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.432 पॉइंट हो जाएगा 43.2 और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 56.80। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 56.80। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 56.80। तो दोस्तों, आप सब लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सब लोग को यह हमारा क्लास समतुल्य बट्टा यानी कि डिस्काउंट चैप्टर के मैथ के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो मैंने आप सभी लोगों को फार्मूला 5 लिखवाया है, आप लोग उसे ज़रूर याद कर लीजिए और उसी फार्मूले का यूज करके आप सब लोग डिस्काउंट चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आप सभी लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और SSC कंपटीशन के परीक्षाओं को पास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैंसी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन है, आरती ने एक पुराना मोबाइल सेट 2500 रुपये में खरीदा, उसकी बैटरी बदलवाने में 450 रुपये खर्च किए और उसने अपनी एक सहेली को उसे 4000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, आरती ने एक पुराना मोबाइल सेट
2500 में खरीदा तथा बैटरी बदलवाने में 450 रुपये खर्च किए। यदि उसने अपनी सहेली को 4000 रुपये में उसे बेच दिया तो उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, छठवां हमारा दिया है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2500 प्लस में 450, यानी कि 2950 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 4000 रुपये, विक्रय मूल्य 4000 रुपये दिया है। अब देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 2950 रुपये में खरीद कर 4000 रुपये में बेचेंगे तो उस पर लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 4000 माइनस 2950, तो हमारा 1050 रुपये, 1050 रुपये हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। अब हमें % लाभ ज्ञात करना है। तो % लाभ जब ज्ञात करना है तो हो जाएगा लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ 1050 गुणे में 100 और क्रय मूल्य हमारा 2950 रुपये है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25 और 5 नवा 45, 5 25, 5 नवा 45। अब दोस्तों % लाभ बराबर 2100 बटे में 59%। इसको दशमलव बदल लेंगे तो जितना मान आएगा तो वही हमारा लाभ % निकल के आ गया। लाभ % बराबर हमारा आ गया 2100 बटे 59%, लाभ % का मान आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है 432 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 432 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, उसे वह कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, हमने बताया कि जब दो वस्तुएं बेची जाए, एक लाभ और एक हानि, या फिर दोनों वस्तु हानि में बिके या दोनों वस्तु लाभ पर बिके, तो उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला हो जाएगा SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2 हो जाएगा। अब हमें SP1 का मान 432 दिया है, SP1 432, SP2 हमें ज्ञात करना है, और x1 का मान दिया है कि 4% की हानि हो, यानी कि 100 माइनस हमें 4 हो जाएगा। अब बटे में x2 12% का लाभ हो तो 100 प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हो जाएगा 432 बटे में SP2 इक्वल टू 96 बटे में 112, 96 बटे में 12, तो इसे काटेंगे तो 4 बटे 7 आ जाएगा। और 4 से 4 एक कम 4 और 4 अट्ठे 32। तो SP2 का मान हमारा निकल के आ गया, यहाँ पे 6 होगा, 16 छक्का 96, तो 6 सते 42 और 6 दूनी 12, यानी कि काटने के बाद 72 आएगा। तो SP2 हो जाएगा 72 गुणे में 7, SP2 हो जाएगा 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 और 7 सते 49, 50 रुपये। तो हमारा SP2 का मान निकल के आ गया 504 रुपये। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, SP2 का मान 504 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, जब दो वस्तुएं बेची जाएं और एक पर % लाभ हो, एक पर % हानि हो, या दोनों वस्तु पर हानि हो या दोनों वस्तु पर लाभ हो, तो हमारा फार्मूला होता है SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 बटे में 100 प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मेरे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, आज मैं मैथ में आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो सभी कंपटीशन की परीक्षा के लिए उपयोगी है।
देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने 2025 में एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए यह वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण है और आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी अन्य सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, संख्या पद्धति में हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम अंक को जानेंगे। अंक किसे कहते हैं और मैथ में अंक कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, उसके बारे में सभी डिटेल में मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अंक हमारा होता है अंक यानी कि जीडी। तो दोस्तों, हम पहला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे अंक। पहला हमारा टॉपिक है अंक यानी कि अंक को इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंकों की संख्या 10 होती है। और दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो अंक हमारा 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमने पहला परिभाषा अंक का पढ़ा। तो अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। यदि कोई भी लोग पूछे कि अंक कितने होते हैं मैथ में, तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है और वह 0 से शुरू होकर 9 तक होते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों की संख्या 10 होती है। यदि दोस्तों पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक 0 हो जाएगा। यदि पूछे कि सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक तो 0 हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको पूछे कि 2 अंकों की संख्या बताइए, तो दोस्तों आप इन्हीं में से कोई 2 अंक लेकर के संख्या बना सकते हैं। जैसे हमको बोल दे कि 2 अंकों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या बनाना है हमको। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हम इसमें से कोई 2 अंक ले सकते हैं। जैसे 4, 5 ले सकते हैं, 5, 4 ले सकते हैं, 9, 0 ले सकते हैं। लेकिन 0 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 0 प्रारंभ में नहीं होता। 0 प्रारंभ में रहेगा तो उसका मतलब केवल 1 ही है। 0 को प्रारंभ में नहीं हम ले सकते हैं। 0 को प्रारंभ में ले लेंगे तो दोस्तों वह 1 ही अंक माना जाएगा। तो 0 को हम बाद में लेते हैं। जैसे 2 0 ले सकते हैं, 3 0 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं। यह सभी हमारा 2 अंक का संख्या बन गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अंक का मतलब और कितने अंक होते हैं वह समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है और अंक हमारा 0 से शुरू होकर 9 पे समाप्त होते हैं। यानी कि अंकों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यदि पूछे कि सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक हमारा 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या और एक अंक की छोटी संख्या, तो देखिए दोस्तों, एक अंक की बड़ी संख्या हमारी 9 हो जाएगी और एक अंक की छोटी संख्या हमारा 1 ही माना जाएगा, 0 नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यदि 2 अंक का पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे
छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। यदि 3 अंकों की पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या में जितने अंक की पूछेगा उतना ही 9 हो जाएगा। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इसमें 3 9 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए दोस्तों छोटी संख्या में जितने अंक का पूछे उससे एक कम 0 रहता है और एक 1 रहता है। 3 अंकों जितने अंक की छोटी संख्या पूछे उससे एक कम 0 होता है और एक 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 2 से कम 0 रहेगा, 2 से कम 1 तो 1 0 रहेगा और 1 यहाँ हमेशा रहेगा। यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 3 से कम, 3 में से 1 घटा देंगे यानी कि 2, तो 2 0 हो जाएगा हमारा और 1 1 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 100 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, जितने अंक की पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं। बड़ी वाली संख्या में जितने अंक की संख्या पूछे तो उतना ना होता है और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंक की पूछे उससे एक कम 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। जैसे 3 अंक की छोटी संख्या पूछा तो 3 से 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 0 और 1 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को छोटी और बड़ी संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोग को बताया कि अंक, तो अंकों की संख्या 10 होती है 0 से लेकर 9 तक। यदि कोई लोग पूछे कि अंक कितने होते हैं तो मैथ में अंक 10 होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। देखिए हम प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा आप सभी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर की परिभाषा है जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 आदि हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। या फिर दोस्तों आप सब कह सकते हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होकर यह अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं हमारा 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स की परिभाषा हो जाएगी, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हमारा अगला है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं की इंग्लिश होती है होल नंबर्स। दोस्तों आप सभी लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जान लीजिए क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है, अर्थात यह 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या की परिभाषा ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को, 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स हमारा 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3
4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। फिर हमारा अगला डिफिनीशन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट में आप सभी लोग कर लेंगे, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने नोट यहाँ पे लिखा है, नोट में क्या दिया है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 होती है, इसलिए हम 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर दोस्तों हम अगला डिफिनीशन देखेंगे, तो हमारा अगला है सम संख्याएं। अगला डिफिनीशन है सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं की परिभाषा है इवन नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं की परिभाषा क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि। सम संख्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि हमारी सम संख्या होती हैं। तो सम संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। और सम संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 550, 550 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम सम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ पे 553 ले लिया है, तब 553 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 553 हमारा सम संख्या नहीं कहलाएगा। जबकि 550 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम उसे सम संख्या कह सकते हैं। तो सम संख्या की डिफिनीशन हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला टॉपिक, हमारा अगला दिया है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स किसे कहा जाता है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं की परिभाषा होता है ऑड नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विषम संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का उदाहरण जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जबकि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 हो जाएगा, 1 हमारा 2 से नहीं विभाजित होता है, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, 15 नहीं, डॉट डॉट ऐसे अनंत तक हम लिख लेंगे। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारा 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और जबकि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारा 2 से विभाजित हो जाती हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे रूढ़ या भाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, यहाँ पे अभाज्य रहना चाहिए, यहाँ पे भाज्य गलत से दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग अभाज्य बना लीजिएगा। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या की इंग्लिश हो जाएगी प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या की परिभाषा मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं या फिर जो संख्या केवल दो संख्या से विभाजित होती है उन्हें हम आभाज्य संख्या बोलते हैं। आभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं या फिर जो संख्याएं केवल दो संख्या से विभाजित होती हैं उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे में देखिए दोस्तों, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है और एक से केवल एक से विभाजित होता है। और जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि वह उनकी अभाज्य संख्या का दो गुणनखंड होना चाहिए। तो यह सिर्फ एक ही से विभाजित होगा, इसलिए यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए दो लेंगे तो देखिए दोस्तों, दो हमारा अभाज्य संख्या माना जाएगा क्योंकि दो हमारा दो से कटेगा और एक से भी कटेगा। तो दो हमारा जब दो से और एक से भी कटेगा तो इसका दो गुणनखंड हुआ ना, तो इसलिए दो हमारा अभाज्य संख्या माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीन लेते हैं तो तीन भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि तीन देखिए दोस्तों, तीन से कटेगा और एक से भी कटेगा, तो यानी कि इसका भी हमारा केवल दो गुणनखंड आया है। देखिए दोस्तों, तीन से कटेगा और एक से कटेगा, यानी कि इसका भी हमारा केवल दो गुणनखंड आया है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। तो तीन भी हम अभाज्य संख्या लेंगे, तो तीन हमारा अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने चार लिया है तो चार हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। चार हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि चार का अभाज्य गुणनखंड तीन संख्या बन जाएगी। चार से भी कटेगा और दो से कटेगा और एक से भी कट जाएगा। देखिए दोस्तों, चार से भी कटेगा, दो से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा, तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड तीन संख्या आया है। जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है केवल और केवल दो गुणनखंड रहना चाहिए, इसलिए चार भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब पाँच देखिए दोस्तों, तो पाँच हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि पाँच से कटेगा और एक से कटेगा। अब देखिए दोस्तों, छः भी नहीं होगा क्योंकि छः हमारा तीन से कटेगा, दो से कटेगा और एक से, यानी कि तीन गुणनखंड इसका आ गया, तो छः भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसी प्रकार से संख्या को ले करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होंगे उसी को अभाज्य संख्या माना जाता है और जिन संख्याओं के दो से कम या दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं वे अभाज्य संख्या नहीं कहलाते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है और जिन संख्याओं के दो से कम या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आप लोग से पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दो है क्योंकि दो एक हमारा सम संख्या है। अब हम आगे लिखेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन होता है। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारा दो होता है।
और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। तो दोस्तों इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह सभी भी हमारा कंपटीशन की परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक हमारा 25 अभाज्य संख्या होता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 तक हमारा तब 10 हो जाएगा। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं और किन्हें किन्हें कहा जाता है और कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएंगी, 3, 5, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से। इसकी 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहे हैं इसलिए नहीं होंगे। अब आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारा अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा अगला है यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं तो भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो मैं भाज्य संख्याओं की परिभाषा को लिखवा देती हूँ। देखिए दोस्तों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के 3 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जिन संख्याओं की 3 गुणनखंड हो या फिर 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं की परिभाषा होती हैं जिन संख्याओं के भाज्य संख्या की परिभाषा जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के 3 या जिन संख्याओं के केवल जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों। जिन संख्याओं के केवल 3 गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्याएं का परिभाषा हो जाएगा जिन संख्याओं के केवल 3 गुणनखंड हों।
जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं के केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उनसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं के केवल और केवल 3 गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हो जाएंगी जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं की उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा एक नहीं होगा क्योंकि एक केवल एक ही से कटेगा, और 2 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसका 2 का केवल 2 गुणनखंड आया, 1 और 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होती है क्योंकि 4 हमारा 1 से भी कट जाता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, इसलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगा। क्योंकि 4 हमारा देखिए दोस्तों 1 से भी कट जाएगा, 2 से और 4 से, तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 के बाद हमारा 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा क्योंकि 9 का भी 3 गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार डॉट डॉट अनंत तक हम लिख देंगे। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों। जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर से कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो हमारा 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों। जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण हो जाएगा 4 6 8 9 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। हमारी भाज्य संख्या 4 6 8 9 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। अब दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। यदि आप सभी लोगों को पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी हमारी 4 होती हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी 9 होती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भाज्य संख्या की भी परिभाषा और इसके बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैंने आप सभी लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर दिया। तो आप सभी लोग इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग संख्या के हिंदी नाम के साथ साथ आप सभी लोग उसके इंग्लिश नाम को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश नाम को याद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमारा सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों, सहअभाज्य संख्या की परिभाषा होता है, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है या फिर जिनका एचसीएफ 1 होता है। वे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो
असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं की इंग्लिश हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्याएं की इंग्लिश हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 1 हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे 4 और 8 लिया है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हो जाएगा, और जबकि सहभाज्य संख्या कहता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आएगा, इसलिए यह सहभाज्य नहीं। जैसे यहाँ पे हमने 4 और 9 ले लिया है, 4 और 9 का एचसीएफ हमारा जब करेंगे तो एचसीएफ इनका 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम 4 और 9 को सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सहभाज्य संख्या की परिभाषा होते हैं कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर जिनका एचसीएफ हमारा 1 आता है, तो उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने उदाहरण में जैसे 4 और 9 ले लिया है, तो 4 और 9 का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, इसलिए हम 4 और 9 को हम सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 16 और 25 लिया है। अब 16 और 25 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 16 और 25 का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। 16 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 25 आ जाएगा, इसलिए हम 16 और 25 को सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। 16 और 25 को हम सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को सहभाज्य संख्या की भी परिभाषा समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को सहभाज्य संख्या की भी परिभाषा समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में बताया है, तो मैं कल भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, सहभाज्य नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप सभी लोगों को पूरा बताऊंगी कि नंबर, अभी तो मैंने आप सभी लोगों को केवल इसका डिफिनीशन बताया है कि सहभाज्य संख्या में की संख्याएं कितनी होती हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, कौन संख्या होते हैं, तो उन सब के बारे में बताया। अभी सहभाज्य नंबर सिस्टम में आप सभी लोगों को सवाल को भी सॉल्व कराना हम, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम में आज आप सभी लोगों को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर्स, ऋण या आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, यौगिक या अभाज्य संख्याएं को कंपोजिट नंबर्स, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स, और डिजिट यानी कि अंक के बारे में आप सभी लोगों को आज बता दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को जितना डेफिनेशन मैंने आप सभी लोगों को आज बताया उतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैंने जितना डेफिनेशन आप सभी लोगों को आज बताया, आप सभी लोग उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को डिफिनीशन नहीं पता रहेगा तो आप सभी लोग अंकों को या फिर संख्या को छांट नहीं सकते कि कौन सी संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को हमारे बहुत अच्छे तरीके से देखकर और सभी डिफिनीशन को नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी सहभाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या की परिभाषा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप सभी लोग अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की डिफिनीशन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए।